प्यारे बच्चों, हिंदी के कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम अपना 9वां पाठ पतंग का हमने आपको पठन करवाया है, काव्य पाठ करवाया था और व्याख्या करवाई थी, और आपने कविता शायद याद भी कर ली है। तो आज मैं एक बार इसका काव्य पाठ करूँगा, उसके बाद इसका सारांश बताऊँगा और फिर हम शब्दार्थ की ओर बढ़ेंगे। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं आया, तो शुरुआत पहले ही करते हैं काव्य पाठ से। हमें काव्य पाठ पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। तो कैसे किया जाता है काव्य पाठ, खासकर जो विराम चिन्ह होते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं, तभी जो कविता है कविता लयबद्ध हो जाती है और सुनने और सुनाने में दोनों में ही मज़ा आता है। तो पाठ 9 है पतंग। तितली से लेकर पर उधार, मुर्गे की कलगी सिर सवा, बंदर की लंबी लगा पूंछ, मछली सी करती जल विहार। इसकी विचित्र है चाल ढाल, हैं बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। रॉकेट से बहुत पुरानी है, यह नील गगन की रानी है, सूरज को छूना चाह रही, हिम्मत वाली सैलानी है। इसके तन में कितनी तरंग, इसके मन में कितनी उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। बादल से बातें करती है, बगलों के साथ विचरती है, हिरनी सी इंद्रधनुष वाले आंगन में कूदी फिरती है। कितनी भी ऊंची चढ़ जाए फिर भी रहती धरती के संग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। एक बार और मैं आपके लिए इसका काव्य पाठ कर देता हूँ। तो कविता है पतंग। तितली से लेकर पर उधार, मुर्गे की कलगी सिर सवार, बंदर की लंबी लगा पूंछ, मछली सी करती जल विहार। इसकी विचित्र है चाल ढाल, हैं बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। रॉकेट से बहुत पुरानी है, यह नील गगन की रानी है, सूरज को छूना चाह रही, हिम्मत वाली सैलानी है। इसके तन में कितनी तरंग, इसके मन में कितनी उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। बादल से बातें करती है, बगलों के साथ विचरती है, हिरनी सी इंद्रधनुष वाले आंगन में कूदी फिरती है। कितनी भी ऊंची चढ़ जाए फिर भी रहती धरती के संग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो बच्चों, ये थी हमारे काव्य पाठ। अब इसके सारांश। तो सार या सारांश हम कह सकते हैं इस कविता की। तो इसमें जो कवि है वो उसे जो पतंग की जो चाल ढाल और रंग ढंग है, उसकी जो आकृति है, उसका जो शरीर है, चलने का तरीका और रंग ढंग जो है वो काफ़ी आकर्षित करता है। वो कहता है कि पतंग ने तितली से पंख उधार लिए, क्योंकि उसके पंख काफ़ी, जो पतंग होती काफ़ी रंग बिरंगी होती, जैसे कि तितलियों के पंख रंग बिरंगे होते हैं। उसके सिर पर मुर्गे की तरह एक सुंदर कलगी होती है जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। बंदर की लंबी लगा पूंछ, मछली सी करती जल विहार। तो इसका अर्थ है कि उसकी जो पूंछ है वो बंदर से अलग अलग जीवों से उसने ले रखी है, और उसका चाल क्या है, मछली की तरह। जैसे कि मछली सागर में, नीले सागर में घुमा करती है, उसी तरह पतंग नीले आसमान में मछली की तरह ही चलती है। और उसकी क्या चाहत है, उसकी क्या इच्छा है कि वह आसमान को छू ले, गगन को छूना चाहती है। सबको पता है कि आसमान या गगन का जो अंत नहीं है और वह उस ऊंचाई तक जाना चाहती है। रॉकेट से बहुत पुरानी है, नील गगन के अंत। तो इसमें कभी कहता है कि जिसका जो है पतंग की खोज बहुत पहले, हज़ारों साल से, रॉकेट तो अभी 150 साल पहले ही उसकी खोज हुई थी। तो जो पतंग है रॉकेट की तुलना में हज़ारों साल पहले उसकी खोज हुई थी, और यह नीले गगन की रानी है। आसमान नीले रंग का होता है। जिस तरह वह चलती है, जिस तरह उसका व्यवहार है, जिस शान से वो चलती है बिना डरे, उसे
वहाँ की रानी ही कहा गया है। उसकी चाहत भी क्या है? सूरज को छूना चाहती है, और सूरज को छूना चाहती है, और इसीलिए उसे हिम्मत वाली सैलानी कहा गया है कि लोग सूर्य से बचते हैं, सूर्य के पास जाने से जलने का डर होता है। पतंग तो पतले से कागज़ से बनी होती है, कुछ तीलियाँ होती हैं और पतला सा एक कागज़, लेकिन हिम्मत तो देखो कि वह सूरज को छूना चाहती है, और इसलिए पतंग को हिम्मत वाली सैलानी का ही। सैलानी वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाता है, तो पतंग भी एक तरह से हम कहेंगे हिम्मत वाली सैलानी। इसके तन की जो तरंग और मन की उमंग है वो देखते ही बनती है। उसका जो जोश है, किस तरह से आसमान में इधर से उधर जाती है, उसका जो तन है, तन की जो तरंग है, वो एक तरफ से दूसरी तरफ, उसका पंख, उसका जो पूंछ है कैसे लहराते हुए जाता है, वो पूरे आसमान में घूमती है, वो देखते ही बनती है। क्योंकि जो है पतंग है वो गगन को छूना चाहती है, आसमान को छूना चाहती है, तो इस कारण से कवि ने उसे निराला या अनोखा कहा है। बादलों से करती बातें हैं, बादल से बातें करती है, बगलों के साथ विचरती है। तो जो पतंग है इतनी ऊंचाई पर चली जाती है, तो कभी कभी लगता है कि देखो तो बादलों से बात कर रहे हैं। कभी बगुले जो एक तरह के पक्षी होते हैं जो आसमान में ऊंचाई पे उड़ते हैं, उनके भी पास से पहुंच जाती है, तो लगता है कि वो बगुलों के साथ घूम रही है, बगुलों के साथ घूम रही है, बादलों के साथ बातें कर रही है। और कभी वह हिरनी सी इंद्रधनुष वाले आंगन में कूदा करती है। तो इंद्रधनुष वाला आंगन आसमान को कहा गया, क्योंकि जो आसमान में ही इंद्रधनुष निकलता है, तो इसलिए उसे इंद्रधनुष वाला आंगन कहा गया। और इस आंगन में, आसमान रूपी आंगन में, वो हिरनी की तरह छलांगे लगाती है, कूदा करती है। कितनी भी ऊंची चढ़ जाए फिर भी रहती धरती के संग उड़ चली गगन छूने पतंग। इसमें कवि यह कहना चाह रहा है कि पतंग भले ही कितनी भी ऊंचाई पर चली जाए, उसमें घमंड जरा भी नहीं रहे। कहते हैं ना, जो लोग ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं वे धरती पे या फिर नीचे अपने कम ऊंचे लोगों को, छोटे लोगों को हीन दृष्टि से देखते हैं, या फिर ऊंचाई पे चढ़ जाने के कारण शायद वो घमंड उन्हें आ जाता है। लेकिन पतंग के साथ ऐसा नहीं। इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद भी बादलों के साथ, बगलों के साथ घूमने पर भी पतंग में कोई घमंड नहीं आया। कारण क्या है? क्योंकि वो धरती के साथ ही तो रहती है। सबको पता है कि जो डोर होती है, जिस डोर से पतंग उड़ती है, वह धरती पे ही रहती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो पतंग है उसमें जरा भी घमंड नहीं है। वह धरती पे ही के संग उसका जुड़ाव या लगाव बना हुआ है, क्योंकि हमें पता है पतंग कितनी भी ऊंची उड़ जाती है, लेकिन वो डोर के साथ उसका जो धरती से संबंध बना ही रहता है। उड़ चली गगन छूने पतंग, लेकिन जो पतंग है वो गगन, आसमान को छूना चाहती है। आसमान, वही आसमान जिसका कि कोई दूर दूर तक कोई अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसी आसमान को पतंग छूना चाहती है। तो बच्चों, ये था सारांश हमारे इस कविता का। अब हम शब्दार्थ पे चले। तो शब्दार्थ कौन कौन से हैं? कुछ शब्द हैं तो उनको हम लिख के आज करेंगे। शब्दार्थ आप भी इसे नोटबुक में लिखेंगे। शब्दार्थ, शब्दार्थ। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं आया है, क्योंकि कविता है तो मुहावरा नहीं हम लिखेंगे, केवल शब्दार्थ करने। पहला है पंख, पर। पर को पंख कहा गया है। पर को पंख कहा गया है। दूसरा है, तो कविता के अनुसार यहाँ पे तितली के पर उधार, ले उधार बताया हुआ। पर का अर्थ है पंख।
तो पर के दो अर्थ होते हैं, लेकिन के लिए भी हम लोग करते हैं या फिर ऊपर के लिए भी करते हैं। तो पर के तीन अर्थ हो गए। कौन कौन से पर? मतलब जैसे कि मेज पर पुस्तक रखी है, मतलब मेज के ऊपर। वर्षा नहीं हुई पर वह नहीं आया, लेकिन के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। और एक पर का अंक है पंख। तितली के पर सुंदर होते हैं, तो पंख के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यही है, इस कविता में पर का प्रयोग हमने पंख के तौर पर ही किया है। अगला है संवार। संवार ठीक करना। ठीक करना, संवारना का अर्थ होता है ठीक करना। तो कविता के अनुसार इसका आपको मुर्गे की कलगी सिर संवार। सिर को ठीक करना या सजाना, जैसे कि बच्चे बाल, कंघी से बाल को संवारते हैं, तो ठीक उसी तरह मुर्गे ने भी जो कलगी, मुर्गी की कलगी लाल रंग की होती है, तो पतंग ने भी एक कलगी लाल रंग की कलगी लगा रखी है, जो कि मुर्गे की कलगी की तरह ही सुंदर दिख रहे हैं। तो उसको संवार का अर्थ होता है ठीक करना। तो संवारने की आदत होती है, जैसे हम लोग बाल संवार लेते हैं, कंघी करके बाल को संवारा जाता है। तो संवार का अर्थ होता है ठीक करना। जल विहार, हमारा अगला वाला तीसरा शब्द है जल विहार। जल विहार, इसका है पानी में घूमना या तैरना। जल में घूमना, जैसे कि मछलियाँ जो है घूमती हैं, तैरती हैं। घूमना का हम तैरना भी कह सकते हैं। घूमना या तैरना कहा जाता है। तो जल विहार में जल में घूमना या तैरना। तो जैसे कि जल विहार, जैसे कि आपने देखा है बतख, वो जल विहार पानी में घूमती हैं। या मछलियों को बोला है तो लहरा करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। तालाब में अगर आपने मछलियों को कभी ध्यान से देखा है, तालाब या नदी में, वे लगता है कि जल में विहार कर रही हैं, घूम रही हैं या खेल रही हैं या तैर रही हैं। तो जल विहार का मतलब मज़े में घूमना, तैरना या खेलना। विचित्र, हमारा चौथा शब्द है विचित्र। विचित्र, विचित्र का अर्थ होता है अजीब, अलग तरह की। तो पतंग को विचित्र क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने अलग अलग जीवों से अलग अलग अंग ले रखे हैं, जैसे कि बंदर से पूंछ ली, तितली से पंख लिए, चाल ली मछली की, मुर्गे से कलगी ली। तो इसे अजीब बोलेंगे, अलग तरह की। अजीब या अलग तरह की, भाई अजीब तो हो ही जाएगी। अगर किसी एक जीव में अलग अलग जीवों के अंग मिला दिए जाएं तो वो अजीब लगेगी या फिर अलग तरह की लगेगी। जैसे कि पतंग ने कौन कौन से जीवों से ली है? मुर्गे से ले ली थी कलगी, तितली से ले लिए थे पंख, बंदर से पूंछ ले ली थी, और जो चाल थी, चलने का जो तरीका, चाल का मतलब चलने का जो तरीका था वो मछली की तरह था। तो भाई अलग अलग जीव आ गए, तो ये क्या है? विचित्र लगेगी या अजीब लगेगी या फिर अलग तरह की लगेगी। अलग तरह की, जैसे कि सामान्य तरह से जो हमें नहीं दिखती। अगर एक जीव में अलग अलग जीवों के अंग मिला दिए जाए तो अजीब तो हो ही जाएगी, या फिर जीव अलग तरह से दिखेगी ही। तो यही विचित्र कहा गया है। चाल ढाल, अगला है हमारा पांचवा है चाल ढाल।
चाल ढाल का अर्थ है चाल चलन और व्यवहार। चाल चलन और व्यवहार। चाल चलन और व्यवहार, जो चलने का जो ढंग होता है उसे चाल चलन कहा जाता है। जैसे कि पतंग का चाल कैसे था, मछली की तरह था। मछली घूम के गोल से लहरा के चलती है, ठीक उसी तरह। या व्यवहार कैसा हो गया, चलने का तरीका, एक दूसरे से पेश आने का तरीका को भी व्यवहार कहा जाता है। तो चाल ढाल की हम बात करें तो चलने का चाल चलन व्यवहार कहा गया। अलग अलग जीव के कारण उसमें काफ़ी बदलाव आया, उसके जो चाल ढाल है विचित्र हो गई थी। अगला है हमारा सैलानी, छठा शब्द है सैलानी। सैलानी क्या है, पर्यटक, यात्री, या हम घुमक्कड़ भी कह सकते हैं, बिना किसी उद्देश्य के घूमने। ये तीनों ही सही आते हैं। तो सैलानी का अर्थ क्या होता है, सैलानी का अर्थ होता है पर्यटक। जैसे कि किसी दूसरे शहर से, कोई दूसरे देश या किसी दूसरे शहर घूमने जाते हैं, तो पर्यटक भी देशी भी हो सकते हैं जो हमारे देश के हों, किसी दूसरे शहर के हों। कोई जैसे हमारे शहर में आते हैं तो हम उन्हें पर्यटक बोलेंगे। या किसी दूसरे देश के भी हो सकते हैं। तो पर्यटक दो तरह के हो सकते हैं, देश के भी हो सकते हैं और विदेश के भी हो सकते हैं। यात्री, जो यात्रा करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको भी सैलानी कहा जाता है। यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। या घुमक्कड़, इसका उद्देश्य केवल घूमने का होता है। तो पतंग में लगभग ये तीनों गुण आ जाते हैं। कभी हमें आसमान में पतंग घुमक्कड़ की तरह लगती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, बस घूमते रहना। कभी लगता है कि वो पर्यटक है, एक जगह से दूसरे जगह जा रही, शायद देखना चाहती है, नए जगह को देखना चाहती है। और यात्री, यात्रा तो कर ही रही है आसमान में, एक जगह से दूसरी जगह ही जाने को यात्रा कहा जाता है। तो यात्री कौन होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। दो और शब्दार्थ बच गए हैं हमारे। एक है तन, तन को शरीर कहा जाता है। तन को शरीर कहा जाता है, शरीर। और आठवां जो है वो है विचरती। विचरती को, घूमने को विचरती कहा जाता है। आठवां जो है, अंतिम है हमारा विचरती। विचरती का अर्थ होता है घूमती। जैसे पाठ में भी बताया गया कि वो बगुलों के साथ विचरती है, मतलब बगुले जो आसमान में ऊंचाई पे उड़ते रहते हैं, तो पतंग भी उनके साथ घूमती रहती है। बगुले भी घूम रहे हैं आसमान में, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और उनके पास आकर के लगता है कि वे भी उनकी साथी बन गए हैं। वे भी एक जगह से दूसरी जगह जाकर घूमा करते। तन शरीर में कहा गया है, जैसे कि उसके तन में, पतंग का तन आपको पता है किससे बना होता है, हल्के से कागज़ से बना होता है और कुछ तीलियाँ होती हैं। लेकिन उसमें जो, जैसे कि कविता में बताया गया कि उसके तन में जो है उमंग है, जोश है। तो उसका जो तन में तरंग और मन में उमंग जो है, ये क्या बताता है, शरीर। तन का अर्थ है शरीर। तो तन से भी जोशीली है, मन से भी जोशीली है। किसकी बात कर रहे हैं हम, पतंग की बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे इस पाठ के बच्चों शब्दार्थ। इसे आपको नोटबुक में लिखना है और याद करना है। इसको लिखने का भी काम करना है और याद करना है। कल हम इसके अपने जो पाठ के मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा कल करेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही। तो आज आपका गृह कार्य है
शब्दार्थ को नोटबुक में लिख करके याद करना।